हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हो बायोलॉजी वाला। आज हम एनसीईआरटी के बायोडाइवर्सिटी वाला जो चैप्टर है हमारा, उसका पूरे का रिवीजन करने वाले हैं। कंप्लीट रिवीजन, एक ही वीडियो में चैप्टर पूरा हो जाएगा। मैं आपको बताऊंगा क्या क्या नीट के पेपर में यहाँ से पूछा जाएगा, क्या क्या क्वेश्चंस यहाँ से बनते होते हैं। लगातार देखते रहिएगा, पूरी वीडियोज़ को, जो पीछे वीडियो है उनको भी कवर कर लेना। साथ ही साथ आपको इस तरह से एनसीईआरटी की वीडियो मिलती रहेंगी। कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की वीडियो मैं आपको चैनल पर देता रहूँगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि मैं काम कर सकूँ, क्योंकि उससे मोटिवेशन मिलता है ना काम करने का। तो थैंक यू सो मच। फिर आप देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। पहले ही यहाँ से शुरू होती है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हो बायोलॉजी वाला। भैया हम आज लेकर के नेक्स्ट चैप्टर, जो कि हमारा बायोडाइवर्सिटी वाला चैप्टर है, उसको हम पूरे को एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे, जिसमें कि आप देखोगे कहाँ कहाँ से एनसीईआरटी से क्वेश्चन नीट में पूछता होता है। कुछ थोड़ी वो समझाने वाली बात रहेगी, वो मैं आपको बता दूंगा कहीं पर अगर ज़रूरत लगती है तो। बाकी हम जो है क्विक रिवीजन कर रहे हैं, तो इसलिए हम ज़्यादा समझा तो नहीं पाएंगे, लेकिन आपको ये जरूर बताएंगे पेपर कहाँ से आता है, क्या पूछा जाएगा। तो बन रहेगा मेरे साथ में, लगातार ऐसी ऐसी वीडियो देखते रहेगा। और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में करा रहा हूँ, वो जरूर देखते रहना। पेपर में आपको जरूर यहाँ से कुछ ना कुछ मिलेगा, और जहाँ मैं बताऊँगा एनसीईआरटी में जो मैं कहूँगा वही पेपर में आएगा। इस बात को आप लिख लेना, ये बिल्कुल पक्की बात है, ठीक है। तो करते वीडियो को शुरू। यहाँ से हमारा चैप्टर शुरू होगा। देखो जी, चैप्टर नंबर 15 ट्वेल्थ क्लास वाला चैप्टर है, जिसमें क्या लिखा है, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। यहाँ पर आपको मिलेगा कि इन एन एलियन, यहाँ पे लिखा है इन एन एलियन फॉर्म फ्रॉम अ डिस्टेंट गैलेक्सी वर टू विजिट आवर प्लेनेट अर्थ, द फर्स्ट थिंग दैट वुड अमेज एंड बैफल हिम टू वुड मोस्ट प्रोबेबली बी द enormous diversity of the life that he would encounter. Even for humans, the rich variety of living organisms with which they share this planet never ceases to astonish and fascinate us. The common man would find it hard to believe that there are more than। तो यहाँ से एक सवाल बन सकता है, ये यहाँ से पूछ सकते हैं आपसे कि भाई चींटियों की कितनी बताई हैं स्पीसीज़, तो 20,000 चींटियाँ बताई हैं, 3 लाख स्पीसीज़ बीटल की बताई हैं, और 28,000 बताई हैं आपकी फिशेस की, और नियरली 20,000 बताई हैं ऑर्किड्स। तो यार ये पूरा डाटा है। यहाँ पूरे इस चैप्टर में ना डाटा वाले सवाल रहेंगे, सारे के सारे डाटा ही पूछा जाता है इस चैप्टर से, मतलब मैथमेटिकल डाटा जो है वो पूछा जाएगा। तो आपको लर्न करना है यहाँ से, ठीक है। चलिए, यहाँ से फिर कुछ नहीं आएगा, हम बिना मतलब क्यों पढ़े इसको, तो हम यहाँ पे आएंगे। यहाँ से सीधा सीधा आपको सवाल पूछा जाएगा, इनका नाम पूछा जाएगा, इन साइंटिस्ट का नाम पूछा जाएगा कि भाई बायोडाइवर्सिटी टर्म जो है वो किसने पॉपुलराइज की थी, तो इनका नाम याद कर लेना आप, एडवर्ड विल्सन। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पर टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी दिया है, तो भैया यहाँ जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी दिया गया है। जेनेटिक डाइवर्सिटी में आपको इन्होंने कहा है कि भाई एक स्पीसीज जो है वो जेनेटिक लेवल पर कई जो है जेनेटिक लेवल पे बहुत सारे वेरिएंट्स, वैरायटी उसके अंदर मिल सकती है, मतलब बहुत तरह की जो है वेरिएंट्स मिल सकते हैं। जैसे कि उन्होंने यहाँ कुछ एग्जांपल दिए है, राउल्फिया सर्पेंटिना का एग्जांपल लिया है, मैंगो का लिया है, राइस का एग्जांपल लिया है। तो यहाँ से डायरेक्ट जो है वो सवाल बनेगा। एक तो ये कि रिसर्पिन किससे मिलता है, ये सवाल बन जाएगा। दूसरा ये बन सकता है कि ये किसका एग्जाम्पल है, जेनेटिक डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल है, ये पूछ सकते हैं। तो लिखा है एक स्पीसीज, सिंगल स्पीसीज बहुत सारी डाइवर्सिटी शो कर सकती है। द जेनेटिक वेरिएशन, यहाँ से आप पढ़ोगे द जेनेटिक वेरिएशन सोन बाय द मेडिसिनल प्लांट राउल्फिया वोमिटोरिया, इसको आप याद कर लोगे नाम को। इससे आपको जो है केमिकल मिलता है जिसे आप रिसर्पिन कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि भाई रिसर्पिन की पोटेंसी के आधार पर, कितनी पोटेंसी का रिसर्पिन निकल रहा है, इसके आधार पर आपको बहुत तरह के जो है राउल्फिया मिल जाएंगे, अलग अलग तरह के। ये एक जेनेटिक डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल है। इसी तरह से कह रहे भाई इंडिया में आपके 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट राइस होते हैं और 1,000 तरह के मैंगो पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्पीसीज डाइवर्सिटी। ये स्टेटमेंट आपको जो है डायरेक्ट मेडिकल में पेपर में लिखा हुआ मिलेगा। स्टेटमेंट याद करना है यहाँ से। स्टेटमेंट क्या करना है याद, ये वाली लाइन याद करनी है पूरी की पूरी, कि वेस्टर्न घाट जो है वो ग्रेटर एम्फीबियन डाइवर्सिटी रखते हैं देन द स्कैंडिनेवियन देन द ईस्टर्न घाट्स। तो सीधी लाइन है, वेस्टर्न घाट पर ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है एज कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट, किसकी, एम्फीबियन की। तो ये सवाल सीधा लाइन पेपर में लिखी हुई आती है, आप इसको याद कर लेना। नेक्स्ट है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसमें से आपको यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट पेपर में लिखा हुआ आता है कि भाई इंडिया जो है, इंडिया के अंदर आपको डेजर्ट मिलेंगे, रेन फॉरेस्ट, मैनग्रोव, कोरल रीफ, वेटलैंड सब मिलेगा, एस्चुरीज, अल्पाइन मीडो सब मिलने वाले हैं। जहाँ पर यहाँ पर इंडिया में आपकी ग्रेटर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी है एज कंपेयर विद द स्कैंडिनेवियन कंट्री नॉर्वे, उसके कंपैरिजन में आपको यहाँ पर। तो ये कंट्री का नाम में भी बदल सकते हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में, या फिर पूछ सकते हैं इंडिया में किससे ज़्यादा है, तो ऐसे करके कुछ सवाल बना सकते हैं, मे भी बन सकता है। नीचे से कुछ नहीं आएगा। फिर यहाँ इस पैराग्राफ में आएगा, यहाँ पर कह भी ये जो स्पीसीज कितनी है इंडिया में, तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन सीधा सीधा पहला सवाल आपको ये पूछा जाएगा। IUCN की फुल फॉर्म यहाँ से आप याद कर लोगे, एंड ये वाली, और ये IUCN का पूरा फॉर्म याद होना चाहिए, इंटरनेशनल कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। इसमें नेचर तक ना छोड़ देना, नेचुरल रिसोर्स तक इसको लेकर के जाना। फिर इसमें आपको ध्यान रखना है, एक बात मैं बता दूं कि जो रेड डाटा बुक है
उसको आपका यही देखता है, IUCN नहीं देखता है। ये बात भी सवाल पूछ लेंगे, ठीक है। ये कह रहे भाई ये जो टोटल नंबर प्लांट और एनिमल की स्पीसीज है लगभग वो मोर देन 1.5 मिलियन है, पर ये क्लियर आइडिया इनके पास नहीं है। आजकल जो है और ढूंढे जा रहे हैं, ढूंढे जाने बाकी हैं, ट्रॉपिकल में ढूंढे नहीं गए हैं, टेम्परेट में तो मोस्ट प्रोबेबली सारा ढूंढ लिया है। तो यहाँ तो ये सब कहानी लिखी हुई है। फिर आपको यहाँ नीचे एकदम आकर के सवाल मिलेगा ये वाला कि भाई कुछ लोग कहते हैं कि स्पीसीज जो है वो 20 से 50 मिलियन तक हैं, पर जो है बहुत कंजर्वेटिव और साइंटिफिक जो आइडिया है वो आपका रॉबर्ट मे ने दिया है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बनेगा कि रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग कितनी स्पीसीज डाइवर्सिटी है। तो आप रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग याद करोगे, फिर यहाँ से डाटा कि 7 मिलियन है। बाकी बीच में से नहीं पढ़ना है, इसमें से कुछ पेपर में नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ लेट अस लुक एट द सम इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट अबाउट अर्थ बायोडाइवर्सिटी बेस्ड ऑन द करंटली अवेलेबल स्पीसीज इन्वेंटरीज। तो यार यहाँ पे डाटा है थोड़ा सा, ये कह रहे हैं कि भाई मोर देन 70% जो स्पीसीज है वो एनिमल है, ठीक है, जबकि प्लांट, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म मिला जुला करके 22% है। तो ये टोटल हो गया 92%। 8% की यहाँ पर बात नहीं हो रही है, उसमें बैक्टीरिया होंगे, उसके बारे में कुछ बता नहीं रही है, ठीक है, 8% के। फिर ये कह रहे हैं कि भाई उनमें से भी इंसेक्ट हैं ज़्यादा, मतलब अगर आपके एनिमल की बात करते हैं भी 70% जो है वो टोटल हैं, तो उसमें क्या एनिमल, उसमें से भी मतलब बात यह है कि 7 जो है वो इंसेक्ट हैं, ठीक है। तो ये इंसेक्ट जो है एनिमल में सबसे ज़्यादा पाते हैं। आपको पता है भी आर्थ्रोपोडा जो है वो आपका सबसे बड़ा किंगडम होता है। Again, how do we explain this enormous diversification of insect? The number of fungi species in the world is more than the combined total of the species of fishes. ये लाइन पेपर में आएगी, बस ये ध्यान रखना है कि भाई आपका जो फंजाई है यहाँ पे आप लिख देना फंजाई ग्रेटर देन फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल और मैमल, ठीक है। तो यार ये आप यहाँ ऐसे कोड बना लोगे और इसको जरूर याद रखोगे, पेपर में आएगा। फंजाई की स्पीसीज किससे ज़्यादा होती है, तो फार्म आप करके याद कर लोगे। ये स्टेटमेंट यहाँ से पूछते हैं, फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल और मैमल, ये प्लीज़ करके याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पेपर में आएगा। नेक्स्ट जी ग्राफ से दिए हैं, ग्राफ में से आपको दिख सकता है फिशेस जो हैं वो टोटल करके किसके इक्वल हैं, इनका टोटल कर लेना, मतलब इनके आगे लाइक ऐसे आ सकता है फिशेस आर इक्वल विथ मैमल, बर्ड, रेप्टाइल, एम्फीबियन वाला ऑप्शन जो है वो आप चूज कर लोगे। बाकी मुझे लगता नहीं क्या आएगा यहाँ से, फंजाई और एंजियोस्पर्म इक्वल से लग रहे हैं। बाकी यहाँ पर फर्न एनालाइज, मतलब फर्न के साथ जो आते हैं टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म हल्के फुल्के, बाकी मोसिस और ये इक्वल ही हैं दोनों मिला जुला करके। एल्गी थोड़े ज़्यादा हैं, लाइकेन और कम है। तो इस तरह का सवाल इस ग्राफ से बन सकता है। मे बी मैं तो सवाल यही देखता हूँ, इसमें से यही आता है, यही आ सकता है वर्टिब्रेट वाला, जो ये जो है ना आपका ये वाला, यही आएगा, बाकी नहीं पूछा जाता, ठीक है। एक बार इसके इधर भी देख लेना, इंसेक्ट ज़्यादा हैं। इंसेक्ट में आप देख लेना मोलस्का जो है बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब आर्थ्रोपोडा के बाद आपको पता है सेकंड लार्जेस्ट जो है वो मोलस्का ही है। नेक्स्ट है यहाँ से, इससे कुछ नहीं आएगा, इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है कि करें कि भाई प्रोकैरियोट्स की वही लाइन लिखेगी, बायोलॉजिस्ट आर नॉट श्योर अबाउट हाउ मेनी प्रोकैरियोट स्पीसीज देयर माइट बी। तो प्रोकैरियोट का पता नहीं है, मैं कहता वो 8% जो है उसमें प्रोकैरियोट भी होंगे। प्रोकैरियोट के बारे में जानकारी नहीं है, यानी कह रहे भाई बहुत सारे तरह के तो ढूंढे जाने, पता नहीं कितने बैक्टीरिया होंगे, तो गिनती में नहीं है, ठीक है। जो गिनती में है वो तो थोड़े बहुत हैं, मतलब, लेकिन पता नहीं अभी कितने ढूंढे जाएंगे। नेक्स्ट फिर यहाँ से सवाल आपके पेपर में आता है अगले पेज से, यहाँ से पूछते हैं कि भाई जो इंडिया है ना वो आपका 2.4% लैंड एरिया है, तो इसे आप ध्यान रखोगे। फिर आप ध्यान रखोगे कि इसमें जो है स्पीसीज डाइवर्सिटी का 8.1% ये शेयर करता है। तो मतलब इंडिया जो है वो आपका मेगा डाइवर्सिटी कंट्री है। यहाँ पर हमें यही बताया गया है कि इंडिया जो है वो मेगा डाइवर्सिटी कंट्री है। देखो लिखा है दैट इज़ व्हाट अ मेगा कंट्री ऑफ 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री। तो मतलब सीधी बात है इंडिया जो है 12 में से एक है, ये सवाल यहाँ बनेगा। फिर यहाँ से डाटा वाले सवाल बनेंगे कि भाई इंडिया में जो है 45,000 स्पीसीज तो प्लांट है, इसका दुगना जो है वो आपके 90,000 के लगभग जो है वो आपके एनिमल रिकॉर्ड हुए हैं। फिर कह रहे भाई अगर मेज का अगर आप रिकॉर्ड मान लो कि मे के अकॉर्डिंग, तो 22% जो है टोटल स्पीसीज का जो है रिकॉर्ड हो चुका है। अगर आप इसको अप्लाई करते हो तो इसका मतलब इंडिया में 1 लाख प्लांट और मोर देन 3 लाख एनिमल स्पीसीज अभी ढूंढे जाने बाकी हैं, अगर आप मे वाले रिकॉर्ड को लगाते हो मे के अकॉर्डिंग। फिर नीचे यहाँ पर आएंगे, कह रहे भाई बहुत सारे टैक्सोनॉमिस्ट चाहिए, अगर आप ढूंढना चाहते हो तो भाई आपको बहुत सारी फोर्स, मतलब बहुत सारे आदमी, मास में पीपल लगाने पड़ेंगे, तब जा करके वो ढूंढ पाएंगे। फिर लास्ट लाइन मैंने लिखा है कि भाई जो लाइब्रेरी है नेचर की, बायोलॉजिकल लाइब्रेरी जो है वो जब तक ख़त्म हो चुकी होगी, जब तक कि आप ढूंढने जाओगे, ठीक है ना। तो मतलब अगर आप ढूंढने लगोगे तो मतलब इतने बहुत दिनों तक लग जाएंगे ना टाइम, तो उतने में ही सारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लिखा है कि नेचर बायोलॉजिकल लाइब्रेरी इज बर्निंग इवन बिफोर वी कैटलॉग द टाइटल ऑफ द ऑल द बुक स्टॉक देयर। जब तक आप उनके नाम लिखोगे तब तक खत्म हो जाएंगी। नेक्स्ट इज पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो इसमें से आपको सवाल मिलेगा, डाटा वाला सवाल यहाँ से मिलने वाला है। ये कह रहे भाई लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, तो ये वाला लिखा है कि भाई अगर आप देखो पोल की तरफ, अगर आप भाई पोल की तरफ चलते हो, भाई मान लो आप इक्वेटर से, यहाँ से मान लो इक्वेटर ये है,
तो आप भाई इक्वेटर से पोल की तरफ चलोगे तो आपकी डाइवर्सिटी घटेगी, क्योंकि टेम्परेचर आपको पता ही है इक्वेटर पे बढ़िया होता है, उधर कम 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 होता जाएगा, तो आपको पता है कि डाइवर्सिफिकेशन घट जाएगा। ये कह रहे भाई यहाँ से लेकर 23 डिग्री नॉर्थ 23 डिग्री साउथ से लेकर के इक्वेटर तक बस इसी एरिया में बढ़िया डाइवर्सिटी होती है, बाकी इधर उधर जो है पोल की साइड में डाइवर्सिटी नहीं होती है। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल कुछ डाटा दिया है जो कि आपको इसके अकॉर्डिंग याद करना होगा, वो लर्न करने का डाटा है। जैसे कि इन्होंने लिखा है कि भाई यहाँ इंटरेस्टिंग पैटर्न है डाइवर्सिटी का, मोस्ट वेल नोन बीइंग द लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्सिटी। इन जनरल स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेज एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल। ये तो हमें पता ही है, कुछ एक्सेप्शन भी इसके हैं, तो वो एक्सेप्शन यहाँ नहीं दिए गए हैं। ये लाइन यहाँ से अलग से शुरू हुई है, ये आपको डाटा याद करना है। ये कह रहे हैं कि भाई 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 23.5 साउथ हार्बर मोर स्पीसीज दैन टेम्परेट और पोलर एरिया। तो टेम्परेट और पोलर से इस एरिया में ज़्यादा स्पीसीज पाई जाती हैं। जैसे कि अब आप यहाँ से याद करना शुरू करोगे, ये वाली लाइन यहाँ से मैथमेटिकल डाटा है, इसको लर्न कर लेना, बराबर में लिख लेना कि भाई कोलंबिया जो है वो इक्वेटर के पास स्थित है, वहाँ 1400 स्पीसीज बर्ड के हैं सबसे ज़्यादा। फिर आप देखोगे न्यूयॉर्क जो है 41 डिग्री नॉर्थ पर है, 105 स्पीसीज हैं। ग्रीनलैंड 71 डिग्री नॉर्थ पर है, वहाँ 56 है। और इंडिया जो है वो इक्वेटर के पास सही है थोड़ा बहुत, वहाँ 1200 स्पीसीज बर्ड की हैं। तो भाई ये बर्ड वाला डाटा आएगा पेपर में, यहाँ से आपको इसे लर्न करना है, जरूर पेपर में आता है, ठीक है। फिर लिखा है फॉरेस्ट इन द ट्रॉपिकल रीजन लाइक इक्वेडोर हैज अप टू 10 टाइम्स एज मैनी स्पीसीज ऑफ वेस्कुलर प्लांट एज फॉरेस्ट इन इक्वल एरिया टेम्परेट रीजन ऑफ मिड वेस्ट ऑफ यूएसए। तो ये कह रहे हैं कि भाई इक्वेडोर पर जो आपके फॉरेस्ट है वहाँ पे आपके बहुत ज़्यादा ट्रीज हैं, वेस्कुलर प्लांट है जाइलम फ्लोएम वाले, एज कम्पेयर टू द टेम्परेट रीजन। तो टेम्परेट में नहीं मिलते हैं उतने ज़्यादा। फिर कह रहे हैं कि भाई लार्ज अगर आप जाओगे तो अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट में जाओगे जो कि साउथ अमेरिका में है, वहाँ पर आप देखोगे बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है। फिर से यहाँ से आपको डाटा याद करना है कि भाई अमेजन में ना 40,000 स्पीसीज प्लांट है, 3,000 फिश है, 1,300 बर्ड हैं, 427 मैमल्स हैं, 427 एम्फीबियन है, 378 रेप्टाइल हैं और 1,25,000 से भी ज़्यादा इंसेक्ट है। तो यार ये डाटा है, ये फिर से आपको यहाँ से डाटा लर्न करना है, इसको बराबर में लिख लेना और नोट कर लेना, फिर याद हो जाएगा आसानी से, ठीक है। यहाँ से सवाल आता है पेपर में। नेक्स्ट पैराग्राफ है, इसमें कह रहे भी, ये कह रहे भी आपका जो ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं वहाँ पर स्पीसीज ज़्यादा क्यों पाई जाती हैं, ऐसा वहाँ क्या है। तो यहाँ पर 3 पॉइंट लिख के बताएं कि भाई ट्रॉपिक्स में स्पीसीज डाइवर्सिटी ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि नंबर वन है स्पेशिएशन इज़ जनरली ए टाइम फंक्शन ऑफ टाइम। भाई समय के साथ साथ नई स्पीसीज बनती हैं। टेम्परेट एरियाज में ऐसा नहीं है, टेम्परेट में जो है लगातार ग्लेशिएशंस वगैरह जो कुछ था वो होता रहता था पहले, लेकिन अभी क्या है ट्रॉपिकल में ऐसा नहीं होता। ट्रॉपिकल जो है वो ऐसे ही रहते हैं, मतलब उनमें छेड़छाड़ ज़्यादा हुई नहीं है, तो इसलिए भाई वहाँ पर क्या है डाइवर्सिटी ज़्यादा है, क्योंकि बहुत टाइम तक वो एक जैसे ही रहे हैं। और तुम्हें पता है ज़्यादा स्पीसीज बनना मतलब वो चेंज ना आना चाहिए, इन्वायरमेंट बदलना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये कह रहे भी रिलेटिवली अनडिस्टर्ब फॉर मिलियन ऑफ ईयर एंड दस हैड ए लॉन्ग टाइम फॉर स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन। ट्रॉपिक्स के पास टाइम था। फिर लिखा है ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट अनलाइक टेम्परेट वन आर लेस सीजनल। तो वहाँ सीजन भी नहीं होते हैं, प्रिडिक्टेबल होता है, जबकि सच कॉन्स्टेंट एनवायरमेंट प्रमोट निश स्पेशलाइजेशन। बाकी कुछ आए ना आए, ये लाइन नीट के पेपर में लिखी हुई आएगी, इसे आप याद करोगे। कॉन्स्टेंट एनवायरमेंट प्रमोट निश स्पेशलाइजेशन, तो ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, पेपर में आती है। फिर लिखा है देयर इज मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन द ट्रॉपिक्स विच कंट्रीब्यूट टू द हायर प्रोडक्टिविटी एंड इन टर्न माइट कंट्रीब्यूट इनडायरेक्टली टू ए ग्रेट डाइवर्सिटी। तो ये भी मे भी आ सकता है, यहाँ से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है जी स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। पहला सवाल आएगा ये किसने दिया था, तो आप बता दोगे कि भाई ये अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने दिया था। यहाँ से सवाल पूछा जाएगा, इन्होंने दिया था। इन्होंने कहा था भाई अगर आप किसी एक जो है ऐसे एरिया में हो, मतलब एक लिमिटेड एरिया में हो, जो है ऐसे जोग्राफिकल एरिया में हो जो एक लिमिटेड एरिया है, वहाँ पर आप जो है धीरे धीरे अगर एरिया बढ़ाओगे तो स्पीसीज डाइवर्सिटी बढ़ेगी, पर एक लिमिट तक जा करके। भाई नहीं, आप थोड़ा एरिया बढ़ाओ, मान लो आप 1 फीट का एरिया लो, उसमें स्पीसीज 1 आएगी। 5 फीट का एरिया लोगे तो फिर उसमें 2 स्पीसीज आ जाएंगी। फिर बड़ा मैदान लोगे तो उसमें ज़्यादा 4-5 स्पीसीज होंगी। फिर उसके बाद और जगह लोगे तो मतलब एक लिमिटेड टाइम तक। लेकिन अगर आप फिर उसके बाद ज़्यादा बढ़ाओगे तो स्पीसीज डाइवर्सिटी नहीं बढ़ेगी। फिर ये करें भी आप पूरी धरती ले लोगे, भाई मान लो पूरा आप लैंड ले लो, आप पूरा बायोम ले लो, तो उसमें भी आपकी कुछ स्पीसीज बढ़ जाएंगी। लेकिन क्या होगा कि फिर धीरे धीरे जो है एक लिमिट तक ही ऐसा होगा, उसके बाद नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक वर्ड है, वर्ड ये है विद इन द रीजन, मतलब बस यही ध्यान रखना किसी रीजन में, ठीक है, पूरा नहीं, मतलब किसी रीजन में अगर आप एरिया बढ़ाते रहोगे तो स्पीसीज डाइवर्सिटी बढ़ती रहेगी। ये इन्होंने कहा था, स्पीसीज रिचनेस जो है वो इंक्रीज करती है एरिया के साथ साथ, पर अप टू ए लिमिट, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट भी आ सकता है, ये पूछ सकते हैं ये किसने दिया था।
यहाँ लिखा है द रिलेशन बिटवीन स्पीसीज रिचनेस एंड एरिया फॉर ए वाइड वैरायटी ऑफ टेक्सा एंजियोस्पर्म प्लांट बर्ड बैट फ्रेश वाटर फिश टर्न आउट टू बी ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये सवाल आ सकता है, इसका ग्राफ पूछ लेंगे। सिग्मोइड तो नहीं है, आप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला चुनोगे, सिग्मोइड नहीं चुनोगे। फिर लिखा है ऑन ए लॉगरिथमिक स्केल द रिलेशनशिप इज स्ट्रेट लाइन डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन दैट इज log s इक्वल टू log c z log a, यानी y इक्वल टू mx प्लस वो है ही क्या बोलते हैं लीनियर की इक्वेशन है, तो उसमें इसे डाल दिया है लीनियर की इक्वेशन में। यहाँ से पूछ लेंगे जेड क्या था, पेपर में आपके आएगा जेड जो था रिग्रेशन कोएफिशिएंट था, बाकी कुछ नहीं आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये फॉर्मूला भी कई बार पेपर में तो उल्टी सीधी तरीके से 2-3 बार लिखा हुआ आ जाता है, तो आप देख लेना यही वाला होना चाहिए, ऑप्शन में चुन लेना। नेक्स्ट है फिर आपका इकोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड दैट द वैल्यू ऑफ जेड लाइन विद रेंज विद 0.1 to 0.2। तो जेड लाइन की वैल्यू डाटा याद करना है, चाहे कोई भी टेक्सोनोमिक ग्रुप हो, कोई भी जगह हो, कहीं का भी हो, तो आपको जेड की वैल्यू यही मिलने वाली है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। लेकिन ये कह रहे हैं कि भाई अगर आप वेरी लार्ज एरिया लोगे, जैसे कि इंटायर कॉन्टिनेंट ले लोगे आप, तो आपका स्लोप जो है वो स्टीपर हो जाएगा। अगर आप इंटायर कॉन्टिनेंट लोगे तो स्लोप आपका स्टीप हो जाएगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, जिसमें कि आपकी जेड की वैल्यू क्या है 0.6 to 1.2 है, तो ये डाटा भी याद करना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिया है कि भाई फ्रूगीवोरस बर्ड जो होती है फ्रूट खाने वाली और मैमल इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, इनके लिए आपका स्लोप जो है 1.15 मिला है। तो यार ये डाटा है, यहाँ से लर्न करना है। कैलकुलेशन आपको इसकी नहीं पूछी जाएगी, ऐसा नहीं पूछेगी कैलकुलेट करके बताओ क्या आएगा, ऐसा नहीं आएगा। ठीक है, तो ये याद कर लेना। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस स्पीसीज डाइवर्सिटी की, जो इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो इसमें से कुछ ऐसा यहाँ जो लिखा हुआ है, इसमें से कुछ पेपर में नहीं आने वाला होता। अगले पेज पर चलते हैं, यहाँ से आएगा डाटा, यहाँ से। ठीक है, यहाँ सवाल पूछा जाएगा कि भाई कैसे स्पीसीज डाइवर्सिटी जो है वो कैसे कंट्रीब्यूट करती है इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए, कैसे कंट्रीब्यूट करती है, वो वाली बात यहाँ लिखी है। इन्होंने कहा है कि भाई डेविड टिलमैन ने, ये यहाँ से सवाल पूछेंगे, ध्यान रखना। डेविड टिलमैन ने लॉन्ग टर्म एक्सपेरिमेंट किए आउटडोर प्लॉट्स पर, प्रोवाइड सम टेंटेटिव आंसर। उन्होंने कहा कि टिलमैन ने पाया दैट प्लॉट विद मोर स्पीसीज शोड लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन बायोमास। तो ये स्टेटमेंट है, पेपर में लिखा हुआ था टिलमैन ने क्या कहा था। तो ध्यान रखना, जो स्पीसीज जो हैं वो आपकी वेरिएशन कम दिखाती हैं, वो जो है उनमें मतलब मोर स्पीसीज अगर होती हैं तो वहाँ जो है बायोमास में कमी कम आती है। एक लाइन और इन्होंने लिखी यहाँ कि इंक्रीज डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूट टू हायर प्रोडक्टिविटी, डाइवर्सिटी बढ़ाने पर प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो 2 लाइनें हैं टिलमैन की, यहाँ से ये सवाल की फॉर्म में पेपर में आते हैं, दोनों को याद कर लेना। नेक्स्ट है ऑल्दो वी मे नॉट अंडरस्टैंड कंप्लीटली हाउ स्पीसीज रिचनेस कंट्रीब्यूट टू द वेल बीइंग ऑफ इकोसिस्टम। तो ये कह रहे भी कैसे, हमें पता नहीं है कि स्पीसीज डाइवर्सिटी कैसे कंट्रीब्यूट करती है। यहाँ पे इन्होंने एक कहानी से बना रखी है। इन्होंने कहा है कि भाई मान लो कि तुम्हारी जो है चींटी जो है वो 20,000 के बजाय 10,000 रह जाएँ, तो 15,000 रह जाएँ, तो इसका मतलब क्या होगा, इकोसिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ जाएगा। ठीक है, मान लो कि एक फ्रॉग की स्पीसीज इतनी सारी हैं, तो उनमें से एक फ्रॉग स्पीसीज खत्म हो जाए तो क्या हो जाएगा। तो उसके एग्जाम्पल में इन्होंने आगे यहाँ पर एक पैरा दिया है, यहाँ एक थ्योरी बताई है जिसमें ये आपको की स्टोन स्पीसीज के बारे में बताएंगे। की स्टोन स्पीसीज क्या होती है ये बताएंगे। तो ये कह रहे भी इकोसिस्टम जो होता है वो किसी न किसी एक स्पीसीज के ऊपर टिका होता है। अगर वो स्पीसीज आपकी ख़त्म हो जाती है किसी भी कारण के, मतलब किसी भी कारणवश, तो आपका जो इकोसिस्टम है वो कोलैप्स कर जाएगा। उसके लिए इन्होंने यहाँ पर एक रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस दी है। तो 2 सवाल बनेंगे यहाँ से 3। एक तो पूछेंगे रिवर्ट क्या है, रिवर्ट की तुलना किससे की गई है, तो स्पीसीज से की गई है। एक ये पूछते हैं कि भैया आपका रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस किसने दी थी, पॉल इलिच इन्होंने दिया था। ठीक है, ये पूछते हैं। और एक पूछते हैं कीस्टोन स्पीसीज क्या होती है। तो ये देख लो एक बार। इन्होंने कहा कि भाई रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस दी है, किसने, पॉल इलिच ने दी थी। इन्होंने कहा था कि भाई अगर आप जो हैं एक एरोप्लेन में बैठे हो, तो उस एरोप्लेन में बैठने पर आप अगर धीरे धीरे उसकी चीज़ों को तोड़ने लगो, धीरे धीरे उसके सामान ले जाने लगो, यानी कि आप धीरे धीरे स्पीसीज जो है वो इकोसिस्टम से ख़त्म कर रहे हो। तो ऐसे में क्या होगा कि ऐसे में धीरे धीरे उसका जो उसकी वल्नरेबिलिटी है, उसका जो उसकी समझ लो उसकी जो पावर है वो धीरे धीरे कम होती जाए, मतलब दैट इज़ मोर वल्नरेबल, मतलब वो बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पर आ जाएगा अगर धीरे धीरे आप उसकी स्पीसीज को हटाओगे इकोसिस्टम की, यानी एरोप्लेन के अंदर से आप चीज़ों को ख़त्म करोगे। फिर ये कह रहे कि अगर आप उसके जो विंग्स हैं उनको तोड़ दोगे तो आपका एरोप्लेन गिर जाएगा। तो मतलब डिपेंड करता है कि आपने क्या हटाया है, कौन सा रिवर्ट आपने उठाया है, वहाँ से कौन सी स्पीसीज आपने इकोसिस्टम से हटाई है, उस पर डिपेंड करता होता है। ये तो बात है कि लेकिन वीक तो वो जरूर हो जाएगा। ये कह रहे हैं कि भाई डेंजरसली वीक ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, धीरे धीरे अगर रिवर्ट हटाओगे तो खत्म हो जाएगा। फिर ये कह रहे हैं कि भाई डिपेंड करता है विच रिवर्ट इज रिमूव्ड में ऑल्सो भी क्रिटिकल, लॉस ऑफ रिवर्ट ऑन द विंग्स, अगर आप विंग्स हटा दोगे तो आपका इकोसिस्टम गिर जाएगा। यानी सीधी बात है, ये कहना चाह रहे हैं कि इकोसिस्टम से अगर आप की स्पीसीज को हटा दोगे तो इकोसिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। कह रहे सीरियस थ्रेट टू फ्लाइट सेफ्टी देन लॉस ऑफ फ्यू रिवर्ट ऑन द सीट और विंडो, अगर आप विंडो हटाओगे, सीट हटाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने का, विंग्स हटा दोगे तो गिर जाएगा।
तो की स्टोन स्पीसीज है, इसका एग्जांपल आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में इसका कभी कभी एग्जांपल पूछ लेंगे। फिग ट्री जो है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में वो होता है, क्या बोलते हैं, की स्टोन स्पीसीज। ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। फिर यहाँ फिर से डाटा आ गया है भाई, ध्यान रखना। यहाँ इन्होंने कहा है कि भाई ये कह रहे भाई स्पेसिएशन से नई स्पीसीज बनना तो पता नहीं कब बनेगा, लेकिन ख़त्म हो रही है, इसकी गारंटी है, ख़त्म तो हो ही रही है। ये कह रहे कि भाई जो आपका बायोलॉजिकल वेल्थ है इस प्लेनेट की वो ख़त्म होती जा रही है, जिसमें कि आप देखोगे फिंगर जो है वो हमारी तरफ उठ रही है, हमारी गतिविधियों के कारण ऐसा हो रहा है। द कोलोनाइजेशन इन ट्रॉपिकल, ये लाइन अब यहाँ से याद करनी पड़ेगी आपको, डाटा है ये कि ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड पर आपने जो कोलोनाइजेशन किया है उसकी वजह से वहाँ से 2000 स्पीसीज नेटिव बर्ड की ख़त्म हुई हैं। याद करोगे। रेड डाटा बुक को कौन देखता है? IUCN देखता है। दूसरा सवाल है, यहाँ से याद करना है कि आपको 784 स्पीसीज ख़त्म हुई है, जिसमें से 338 वर्टिब्रेट, 359 इनवर्टिब्रेट, 87 प्लांट, ये यहाँ से चले गए हैं पिछले 500 सालों में। अगर ऐसा सवाल आया इनमें से कौन पिछले 500 सालों में गए हैं तो वो डाटा यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। फिर ये बिल्कुल बहुत पक्का सवाल है, बिल्कुल पक्का सवाल है, यहाँ से लिखा हुआ आता है पेपर में आपके। पूछते हैं कि डोडो कहाँ से हुआ है एक्सटिंक्ट, तो आप बताओगे मॉरिशस से। क्वेगा जो है वो कहाँ से हुआ है? अफ्रीका से। थैलेसीन ऑस्ट्रेलिया से। स्टीलर सी काऊ रशिया से। ये भी आपको याद करना है, ये कहाँ से एक्सटिंक्ट हुए हैं, डाटा है। पूछते हैं कौन कहाँ से गया है। नेक्स्ट है जो है 3 स्पीसीज जो कि आपकी उसकी हैं, क्या बोलते हैं उसे, टाइगर की, वो भी गई हैं। तो ये भी कई बार पूछते हैं कि टाइगर की कौन सी 3 स्पीसीज हैं जो एक्सटिंक्ट हुए हैं? बाली, जवान, कैस्पियन, 3 याद रखोगे। लास्ट 20 ईयर के पिछले 20 सालों में केवल 27 स्पीसीज डिसअपियर हुई हैं। ये भी सवाल यहाँ से बनेगा। फिर ये कह रहे कि अगर आप एनालिसिस करोगे रिकॉर्ड की तो आप देखोगे कि जो है ये ऐसा नहीं है कि कोई भी ख़त्म हो जा रहा है, इसमें जो है वल्नरेबिलिटी डिपेंड करती है कौन खतरे में ज़्यादा है। तो यहाँ पर आपको फिर से डाटा मिलेगा कि सबसे ज़्यादा खतरे में कौन है, एम्फीबियन है, जिम्नोस्पर्म है, इस तरह से। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कौन ज़्यादा है कौन कम है। तो ये प्लीज़ यहाँ से याद करोगे आप। ये कह रहे हैं कि भाई 15,500 स्पीसीज जो हैं वो खतरे में हैं आपकी, फेसिंग थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन वर्ल्ड वाइड, जिसमें जो है 12% सबसे कम बर्ड को खतरा है, 23% मैमल को, 32% एम्फीबियन को और 31% जिम्नोस्पर्म को। यहाँ से आपको याद करना पड़ेगा कि एम्फीबियन को सबसे ज़्यादा खतरा है। पूछेंगे सबसे ज़्यादा वल्नरेबिलिटी कौन शो करता है, कौन कर रहा है शो, किसका एक्सटिंक्शन हो सकता है? तो ध्यान रखना है एम्फीबियन का हो सकता है, उसके बाद जिम्नोस्पर्म का हो सकता है, मैमल का हो सकता है, उसके बाद बर्ड का होगा। ठीक है, तो ये याद कर लेना प्लीज़। 12, 23, 31, 32 डाटा है, मतलब ये याद कर लेना। फिर लिखा है फ्रॉम ए स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द लाइफ। ये कह रहे यहाँ पर पूरी कहानी लिखी है। इन्होंने कहा है कि भाई ऐसा है कि हमने जो है मतलब पहले तो आपके बहुत ज़्यादा मास एक्सटिंक्शन हुए हैं, लेकिन जो छठे नंबर का एक्सटिंक्शन होगा वो हमारे द्वारा होगा, मनुष्यों के द्वारा, क्योंकि हम जो है बहुत जल्दी जल्दी पृथ्वी पर जो है तबाही मचा दी हमने, जंगल काट डाले, सब कुछ कर दिया। तो ये कह रहे हैं कि भाई हमारी गलती के कारण अब एक्सटिंक्शन होगा। आने वाले, ये लाइन यहाँ से याद करोगे कि आने वाले 100 सालों में 50% स्पीसीज ख़त्म हो जाएंगी। ये लाइन आप यहाँ से एक बार पढ़ोगे। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको बताया कि भाई कुछ कारण हैं जो कि बायोडाइवर्सिटी लॉस करा रहे हैं, जिनमें से कुछ मुख्य कारण, 4 कारण यहाँ बताए हैं जिनको आप द इविल क्वार्टेट कहते हो। ये पूछते हैं इनमें से कौन इविल क्वार्टेट है, तो आपको हेडिंग याद करने होंगे। अंदर वाला डाटा भी पढ़ लेंगे हम क्या है। जिनमें से आपका पहला जो का है वो आपका है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, दूसरा है आपका ओवर एक्सप्लॉयटेशन, को एक्सटिंक्शन। ठीक है, तो इस तरह से आपके 4 जो हैं यहाँ पर आपको कारण बताए हैं जो कि आपके इविल क्वार्टेट हैं जो कि बायोडाइवर्सिटी लॉस करा रहे हैं। तो जिनमें से पहला है हैबिटेट लॉस फ्रेगमेंटेशन, जिसमें ध्यान रखना ये सवाल यहाँ से पूछेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सा है, तो आप ध्यान रखोगे मोस्ट इंपोर्टेंट है habitat loss and fragmentation that cause driving animal and plant to extinction. The most dramatic example of the habitat loss come from tropical rainforest. वहाँ पर आप देखोगे पहले 14% था, अब जो है 6% रह गया है, काट दिया इतना ज़्यादा। ये कह रहे कि अगर आप ये किताब पढ़ के निपटोगे तब तक जो है आपके 1000 हेक्टेयर और कट जाएगा, चैप्टर पढ़ के ख़त्म करोगे। तो ये यहाँ पे लाइन करनी है कि भाई अमेजन फॉरेस्ट जो है वो कभी उसे लंग ऑफ द प्लेनेट कहा जाता है, क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज होती है, जिसमें बहुत ज़्यादा स्पीसीज हैं मतलब प्लांट की, तो उनको काटा जा रहा है। सवाल आएगा क्यों काटा जा रहा है, तो सोयाबीन उगाने के लिए काटा जा रहा है। वहाँ पर फिर गाय वगैरह का जो मीट है, बीफ है, उसको बढ़ाने के लिए गायें सोयाबीन खाती हैं, उससे बीफ बढ़ता है, इसलिए काट रहे हैं। ठीक है, तो ये कह रहे बिसाइड टोटल लॉस द डिग्रेडेशन ऑफ मैनी हैबिटेट बाय पॉल्यूशन ऑल्सो थ्रेटन द सर्वाइवल ऑफ द मैनी स्पीसीज।
भाई ये कह रहे कि अगर आप एक बड़े जंगल को काट करके बीच में से यहाँ नदी निकाल दोगे या कुछ भी कर दोगे तो आपने बहुत सारे जानवरों की टेरिटरी को प्रभाव पहुंचाया है। जो 50 किलोमीटर में को जा करके अपना जीवन गुजारते थे अब वो 25 किलोमीटर में गुजारेंगे, तो आपने हैबिटेट का फ्रेगमेंटेशन कर दिया, जो कि एक मुख्य कारण है किसके लिए, डाइवर्सिटी लॉस के लिए। ठीक है, यहाँ लिखा है व्हेन लार्ज हैबिटेट आर ब्रोकन अप इनटू द स्मॉल फ्रैगमेंट ड्यू टू वेरियस ह्यूमन एक्टिविटी, मैमल्स एंड बर्ड रिक्वायरिंग लार्ज टेरिटरी, इनको बड़ी टेरिटरी चाहिए होती है भैया, इनको बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट है ओवर एक्सप्लोइटेशन, तो भैया आपने जो है अपनी नीड और ग्रीड के लिए जंगलों को काट डाला है दुनिया भर के, ठीक है, उसकी वजह से बेचारे जो हैं बहुत ज़्यादा ख़त्म हो गए एनिमल। तो यहाँ पे बस एक लाइन आएगी कि ओवर एक्सप्लोइटेशन की वजह से कौन गया है, तो ध्यान रखना 500 सालों में स्टीलर सी काऊ पैसेंजर पिजन जो है ये हमारे द्वारा ओवर एक्सप्लोइटेशन के कारण ख़त्म हुए हैं। तो ये अगर ओवर एक्सप्लोइटेशन डाल के सवाल आएगा तो उसका आंसर होगा ये स्टीलर सी काऊ और पैसेंजर पिजन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एलियन स्पीसीज इन्वेजन। ये कह रहे भाई बाहर से आपने स्पीसीज ला करके इस एरिया में, किसी एरिया में आपने बाहर से स्पीसीज ला करके डाली हैं, तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पर नेटिव जो स्पीसीज थी उनको प्रभाव डाल दिया है, जिसके कारण नेटिव स्पीसीज खत्म हो रही है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई आपका कुछ नाम बताएं, कुछ एग्जांपल बताएं, जैसे कि यहाँ लिखा है कि द नील पर्च इंट्रोड्यूस इनटू लेक विक्टोरिया इन द ईस्ट अफ्रीका लेड टू इवेंचुअली द एक्सटिंक्शन ऑफ द इकोलॉजिकली यूनिक असेंबलेज ऑफ 200 स्पीसीज ऑफ चिचलिड फिश। तो यहाँ डाटा है, याद करना है, नील पर्च की वजह से 200 स्पीसीज किसकी गई हैं, तो ध्यान रखोगे चिचलिड फिश की गई हैं। फिर लिखा है कि आपने देखा भी होगा कि आपके बहुत सारे वीड्स हैं, जैसे कि कैरेट ग्रास है, पार्थीनियम, इसका नाम याद कर लेना, लेंटाना कैमेरा, वाटर हायसिंथ, तिकोर्निया, ये सब लाए गए थे किसी और कारणवश और इनकी वजह से क्या हुआ, ये यहाँ फैल गए, वीड बन गए, मतलब यहाँ पे ना, ठीक है, खतरा ही बन गए, आए थे किसी और कारण से। इस तरह ही आपका फ्रैक्टन कैटफिश क्लैरियस ग्रैपिनस, इसका नाम याद करोगे, ये इंट्रोड्यूस करी गई थी। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ, जो इंडिजिनस फिश थी, कैटफिश थी हमारी रिवर्स में, ठीक है, तो उसको खतरा हो गया। ठीक है, क्लैरियस ग्रैपिनस की वजह से जो हमारी इंडिजिनस कैटफिश थी उसको खतरा हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है को एक्सटेंशन। को एक्सटेंशन में आपको पता होना चाहिए भाई, जो है जो जैसे कि पॉलिनेशन में आपने देखा है कि कोई को इवोल्यूशन करते हैं तो कोई किसी का पार्टनर होता है और कोई किसी का पॉलिनेशन कराता है, तो अगर एक ख़त्म होगा तो दूसरा भी जाएगा। तो को एक्सटिंक्शन ये है कि जो दो इंटरडिपेंडेंट टाइप के जो स्पीसीज हैं, अगर एक ख़त्म होती है तो दूसरे उसके साथ में ही ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तो कुछ लिखा नहीं, यहाँ से कुछ आएगा भी नहीं पेपर में। नेक्स्ट है जी, हमें डाइवर्सिटी जो है बचानी क्यों चाहिए, ऐसा क्यों है कि हम बायोडाइवर्सिटी बचाएं ख़त्म ना होने। तो ये कह रहे भी उसके लिए दो बातें इंपॉर्टेंट है, एक तो नैरो यूटिलेरियन, एक ब्रॉड यूटिलेरियन। नैरो यूटिलेरियन में कह रहे कुछ चीज़ें तो हमें मिलती हैं नैरो, मतलब कुछ चीज़ें तो हमें ऐसी मिलती हैं जो कि हमें कम यूज में आती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमें जो है उनसे डाइवर्सिटी से ऐसी मिलती हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज में आती है। जैसे ऑक्सीजन हुआ, पॉलिनेशन हुआ, तो ये बड़ी चीज़ें हैं जो कि हमें फ्री में मिल रही हैं। जबकि नैरो यूटिलियन में कह रहे हैं कि भाई आपको फूड, फ्रूट, फाइबर, वुड, फाइबर, कंस्ट्रक्शन मटीरियल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, टैनिन, लुब्रिकेंट, डाई, रेजिन, परफ्यूम, ये सब मिल रहा है। ठीक है, तो ये भाई काम की चीज़ें तो हैं ही। कह रहे भाई इवन दवाइयाँ जो हैं आपकी 25% ड्रग्स जो हैं वो आपको 25,000 डिफरेंट टाइप के प्लांट से मिल रही हैं, तो ये भी काम की बात है। बाकी नीचे कुछ नहीं लिखा गया। यहाँ से भी एक सवाल ये आएगा, ये बिल्कुल लाइन पेपर में लिखी हुई आएगी, कोई ताकत इसको रोक नहीं पाएगी, ये ध्यान रखना। यहाँ से यहाँ लिखा है विद इंक्रीजिंग रिसोर्स पुट इनटू बायो प्रोस्पेक्टिंग की फुल फॉर्म पेपर में पूछी जाएगी, बस ये ध्यान रखना। व्हाट इज बायो प्रोस्पेक्टिंग, तो ये लाइन यहाँ से याद करनी है। एक्सप्लोरिंग मॉलिक्यूलर जेनेटिक एंड स्पीसीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर प्रोडक्ट और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो ध्यान रखना कि अगर आप किसी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के लिए किसी स्पीसीज के जेनेटिक आधार को या स्पीसीज की डाइवर्सिटी को बढ़ा रहे हो तो उसको बायो प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रॉडली यूटिलियरियन। ब्रॉडली यूटिलियरियन में अगले पेज पे आपको क्या क्या मिलेगा, तो ब्रॉड यूटिलियरियन में बता रहे हैं कि भाई यहाँ पर आपको मिलेगा कि अमेजन फॉरेस्ट जो है वो आपका फोटोसिंथेसिस के द्वारा 20% टोटल ऑक्सीजन बनाता है। ये डाटा आपको याद करना है। देखो कितनी काम की चीज़ है, ऑक्सीजन फ्री में मिल रही है। सिलेंडर का रेट पता कर लो जाके, एंड यू कैन गेट सम आइडिया बाय फाइंडिंग आउट हाउ मच यू नाइबर टू सिलेंडर। हॉस्पिटल में सिलेंडर कितने का मिलता है देख लो। फिर कह रहे पॉलिनेशन है दूसरा ऑप्शन के बाद, ये कितना फ्री की चीज़ है, आपका पॉलिनेशन हो रहा है, वरना आप करा भी ना पाते पॉलिनेशन। यहाँ से आपको याद करना है कि बीज, बम्बल बी, बर्ड, बैट, ये कितने फ्री में आपका पॉलिनेशन करा रही हैं। तो ये आपका ब्रॉडली यूटिलियरियन में आता है। ठीक है ना, जैसे कि आपको जो है फूल मिलते हैं, बहुत सारे बेनिफिट हैं, एस्थेटिक प्लेजर मिलता है वॉकिंग करने पर, थिक वुड्स पर वॉचिंग स्प्रिंग देखने को मिलता है फ्री में, फ्लावर देखने को मिलते हैं, बुलबुल के गाने सुन रहे हो, मज़े ले रहे हो फ्री में ही। ठीक है, तो इसका खर्चा तो है नहीं, तो इसलिए हमें डाइवर्सिटी को बचाना है। ठीक है, फिर लिखा है एथिकल आर्गूमेंट। इसके पीछे ये है कि भाई अगर आप बायोडाइवर्सिटी कंजर्व कर रहे हो रिलेटेड टू व्हाट वी आवर मिलियंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल एंड माइक्रो स्पीसीज, जो तुम्हारे सामने जो स्पीसीज हैं जो तुमने देखी हैं,
तुम्हारे बच्चों को भी आगे देखने को मिले, इसलिए आपको बचाना चाहिए। ये सही बात तो ये है कि भाई फ्यूचर जनरेशन भी इसको देखें। तो सवाल यहाँ से कुछ बनेगा नहीं है, सवाल अब बनेगा अगले पैराग्राफ से, कैसे आप बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हो। तो ये देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि दो तरीके से आप बायोडाइवर्सिटी कंजर्व कर सकते हो। एक तो इन सिटू कंजर्वेशन, यानी जो जहाँ है उसको वहीं पर सेव कर दो। एक ये है कि आप उसे अपने घर ला के सेव कर लो, मतलब कहीं पर जहाँ पर आप रख सकते हो। तो दो तरीके हैं, इन सिटू और एक्स सिटू। इन सिटू में वहीं सेव करना होता है जहाँ है, एक्स सिटू में सेव करना होता है अपने ला के जगह पे जहाँ पे आप ला के कर सकते हो। फिर यहाँ पर आपको एक डेफिनेशन मिलेगी जो पेपर में आती है। डेफिनेशन लिखी है कि भाई जो प्लांट और एनिमल हैं जो एंडेंजर्ड और थ्रेटन्ड हैं, तो यहाँ एंडेंजर्ड और थ्रेटन्ड बताया गया कौन होते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिज्म फेसिंग हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड इन द नियर फ्यूचर, आने वाले भविष्य में जो अपनी नेचुरल हैबिटेट में रहते हुए खतरा जिन पर मंडरा रहा है, उनको ला करके आप अपने घर जगह, उद्यान, किसी बाग, किसी जो है कंपनी गार्डन या जो भी गार्डन है उसमें ला करके आप उसे जू में आप सेव कर सकते हो। तो ये आपका एक्स2 कहलाएगा, बजाय इसके कि आप उसे वहीं सेव करो, क्योंकि उसको वहाँ खतरा है। तो खतरा मतलब अपने जो है वाइल्ड जो हैबिटेट है वहाँ खतरा है, यानी और कुछ ऐसे हैं आपके जो एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड हो चुके हैं, वाइल्ड में ख़त्म हो चुके हैं, अब वो केवल आपके जो आपके प्राइवेट जगह है, मतलब जहाँ पर आपने ला के उसको सेव किया वहाँ पर पाए जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ से केवल एक ही डेफिनेशन मिलेगी जो कि रेड डाटा बुक की है, जिसको आप लिखा है थ्रेटेंड और एंडेंजर्ड। तो इनको नियर फ्यूचर में वाइल्ड में खतरा है, तो इनको लाना पड़ेगा वहाँ से, ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर लिखा है इन सिटू कंजर्वेशन मतलब क्या होता है। ये कह रहे कि भाई ये लोगों में बहुत सारी बातें थी कि ये तो भाई अनरियलिस्टिक है कि आप सारा ही कंजर्व कर दो। भाई सारा तो आप कंजर्व कर नहीं सकते, फिर करोगे क्या, फिर आप कहाँ से क्या चीज़ें लोगे। तो ऐसा नहीं सारा जंगल सेव कर दो। ये कह रहे भाई उन जगहों को सेव कर दो जहाँ पर जगह कम सेव करनी पड़े और स्पीसीज डाइवर्सिटी ज़्यादा सेव हो जाए। तो इसके लिए इनके पास एक आइडिया आता है जो कि आपका नॉर्मन मेयर में भी थे, नॉर्मन मेयर ने आइडिया दिया था। तो उन्होंने कहा भी हॉट स्पॉट्स कुछ जगहें छांट लेते हैं, उनको हम पहले सेव करते हैं। तो इन्होंने कहा है कि भाई इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये कहा गया है कि मैक्सिमम प्रोटेक्शन सर्टेन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन विद वेरी हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस, जहाँ पर स्पीसीज रिचनेस ज़्यादा हो, एंडेमिज्म हो, एंडेमिज्म का मतलब वो स्पीसीज केवल वहीं हो कहीं और ना हो, उन जगहों को सेव करो तो ज़्यादा फायदे में रहोगे, बजाय इसके कि आप सारा सेव कर दो। तो ये पॉइंट यहाँ से पेपर में आते हैं। हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म, स्पीसीज रिचनेस ये पाई जाती है हॉटस्पॉट एरिया में। लिखा है इनिशियली पहले 25 थे, बाद में उसमें 9 और ऐड हुए, और उसके 9 ऐड होने के बाद आज की तारीख में वो 34 हैं, ठीक है। इनमें से आपको इंडिया वाले याद करने हैं। अच्छा ये लाइन भी आप याद करोगे, हॉटस्पॉट जो हैं वो रीजन होते हैं जहाँ एक्सेलरेटेड हैबिटेट लॉस होता है। तो ये 3 पॉइंट लिखे हुए आते हैं, चौथा जो होता है वो आंसर होता है। पूछते हैं कि इनमें से कौन जो है हॉटस्पॉट की प्रॉपर्टी नहीं है, तो चौथे वाली होगी। फिर यहाँ से एग्जाम्पल में आपको याद करना है वेस्टर्न घाट और श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड हिमालय कवर और कंट्रीज एक्सेप्शनली हाई बायोडाइवर्सिटी रीजन। तो हमारे हॉटस्पॉट हैं ये, यहाँ से एग्जाम्पल इंडिया के हॉटस्पॉट का पूछा जाएगा। नेक्स्ट है जी भाई करी जो हॉटस्पॉट हैं वो आपके 2% जो है मिला जुला करके एरिया कवर करते हैं, पर स्पीसीज डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा कंजर्व करते हैं, ठीक है। एरिया कम है, ज़्यादा कंजर्वेशन होता है। द नंबर ऑफ स्पीसीज दे कलेक्टिवली हार्बर is extremely high and strict protection to these hotspots could reduce the ongoing mass extinction by almost 30%। तो ये कह रहे भाई अगर आपने केवल इस 2% एरिया को सेव कर लिया तो आपने 30% तक एक्सटिंक्शन को कम कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट है जी फिर यहाँ से डाटा है, देखो बहुत पुराना सालों भरा पता नहीं कब का डाटा है यार, ये यही दे रखा है, पेपर में भी यही आएगा। एक बार समरी में देख लेना, वहाँ थोड़ा बहुत ज़्यादा है, तो ये पर यही याद कर लेना, क्या करे बताओ। कह रहे भाई इन सिटू में आपके आएंगे बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, सेंचुरी। 3 एग्जाम्पल आप याद रखोगे इन सिटू के, जिसमें कह रहे भाई 14 बायोस्फीयर रिजर्व है, 90 नेशनल पार्क हैं, 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। इसको आप याद कर लोगे डाटा को। फिर ये कह रहे कि भाई कुछ आपकी सेक्रेड ग्रूव्स होती हैं जो कि आपकी ऐसा एरिया होता है जिसको छेड़ा छाड़ा नहीं जाता, मतलब जो स्थैटिक होता है, जिसमें आप जो है रिलीजियस चीज़ें ढूंढ लेते हो, उसको आप जो है नहीं छेड़ते हो। तो उस तरह से भी यहाँ पर बहुत सारा जो एरिया है वो आपका कंजर्व हुआ पड़ा है। तो उसमें कुछ एग्जाम्पल यहाँ दिए गए हैं, वो एग्जाम्पल याद करने हैं। जैसे कि भाई खासी एंड जयंतिया हिल्स इन मेघालय, अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, ये याद करना है। वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ द कर्नाटका एंड महाराष्ट्र एंड द सरगुजा, चंदा, बस्तर एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश, ये अब झारखंड में चला गया, मध्य प्रदेश में नहीं है। मेघालय द सेक्रेड ग्रुप आर द लास्ट रिफ्यूज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ रेयर एंड थ्रेटन नीड प्लांट। तो ये भाई यहाँ से डाटा याद करना है, कौन सी हिल कहाँ पर है, ये डाटा याद करोगे, बराबर में लिख लेना, फिर याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जी एक्स2 कंजर्वेशन। तो भाई इसमें वो है कि भाई आप जो है चीज़ों को
वहाँ ना छोड़ करके अपने जगह ला करके सेव करें। तो उसके तरीके बताए गए कैसे कैसे आप सेव कर सकते हो। उन्होंने कहा है कि इन दिस अप्रोच threatened animal and plant are taken out from their natural habitat and placed in special setting where they can be protected and given special care. Zoological park, botanical garden and wildlife safari park serve this purpose. तो वहाँ पे लाके सेव कर लो। There are many animals that have been extinct in the wild. ये भी कैटेगरी है रेड डाटा बुक की, extinct in the wild, पर इनके कहाँ बचे हुए हैं, जूलॉजिकल पार्क में बचे हुए हैं। In recent year, XC2 conservation has advanced beyond keeping threatened species in enclosure. Now, gametes of the threatened species be preserved in viable and fertile condition for the long period using cryopreservation. यानी -196 लिक्विड नाइट्रोजन पर सेव कर लो। फिर लिखा है कि एग्स कैन बी फर्टिलाइज इन विट्रो एंड प्लांट कैन बी प्रोपेगेटेड बाय यूजिंग द टिश्यू कल्चर मेथड। मतलब इन सब तरीकों से गैमेट सेव कर लो, स्पर्म सेव कर लो, या फिर आप जाइगोट बना के रख लो, या फिर आप कुछ भी ऐसा कर लो जिसको आप सेव कर सकते हो, जिससे कि आप टिश्यू रख लो प्लांट का कोई भी, जिससे बाद में आप टिश्यू कल्चर प्रोपेगेशन करा करके उसको प्लांट को बना सकते हो। सीड ऑफ डिफरेंट जेनेटिक स्ट्रेन कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्लांट कैन बी केप्ट इन लॉन्ग पीरियड फॉर सीड बैंक। सीड बैंक बना लो, वहाँ पर आप रख सकते हो, उनको जीन बैंक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है जी लास्ट पैराग्राफ। एक सवाल तो पक्का इस पैराग्राफ में से आता ही है, इस बार भी आएगा, पहले हमेशा आता रहा है, इस बार जरूर आएगा। यहाँ लिखा है कि बायोडाइवर्सिटी नोज नो पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड दिट्स कंजर्वेशन इज देयर फॉर ए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल नेशंस द हिस्टोरिक कन्वेंशन। सवाल नंबर 1 सवाल आएगा द अर्थ समिट कहाँ हुआ था, आप बताओगे रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील 1992 में। एंड कॉल्ड अपॉन द नेशन टू टेक, यहाँ से याद करना है, टू टेक अप्रोप्रिएट मेजर फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट। तो भैया लाइन जो है, पूरी लाइन ये आएगी पेपर में, टू ये वाली यहाँ से लिखी हुई आती है, टू टेक अप्रोप्रिएट मेजर फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी टू सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट्स। तो इसके लिए यहाँ पर आपका समिट हुआ था, ये याद करना है। इन ए फॉलो अप द वर्ल्ड समिट फिर कहाँ हुआ था, वर्ल्ड समिट आपका 2002 में 10 साल बाद साउथ अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में हुआ था। वहाँ 190 कंट्री ने भाग लिया था। ये सवाल बनेगा। इन्होंने कहा था कि भाई हम 2010 तक जो है ना रिडक्शन कर देंगे करंट रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस में, ठीक है। तो ये वाली लाइन आएंगे। तो 2 लाइनें हैं, 2 समिट हैं, दोनों को याद करना होता है। बाकी का कोई समिट आपसे एनसीईआरटी से बाहर पूछा नहीं जाता है, तो नहीं पूछा जाता तो फिर क्यों याद करना। और जहाँ मैं बता रहा हूँ भाई इतना ध्यान रखना, फटाफट एनसीईआरटी खोल लो और फटाफट से यही चीज़ें मार्क कर लो और बस यही पेपर में आएगा। कोई ताकत इसको रोक नहीं सकती। पेपर के बाद आकर के आप कमेंट में आकर लिख देना कि नहीं आया था, ठीक है, या आपने कुछ और बताया था। तो बने रहेगा मेरे साथ में, आपको लगातार मैं पूरा करा दूंगा कवर पेपर तक तो, और कुछ क्वेश्चंस की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। उसके बाद हम नेक्स्ट ईयर फिर देखेंगे क्या कराना है। तो थैंक यू सो मच पूरी वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।